हे डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। यह दोस्तों यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 यानी 2024 के एग्जाम के लिए 12th ज्योग्राफी का चैप्टर 4 को कवर करेंगे, जिसका नाम क्या है मानव विकास। राइट, इसमें हम लोग वीवीआई शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर तैयार किया गया स्पेशल 2024 के एग्जाम के लिए। अगर आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही कवर किए हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। राइट, तो इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को नोट कर लेंगे नोट कॉपी में। अगर आप लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 का अगर नोट नहीं बनाए तो चैनल विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग सभी सब्जेक्ट का इसी तरह चैप्टर वाइज नोट्स बना लेंगे, क्योंकि इससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि 450 हम मार्क्स लाएं बहुत आसान तरीका से, बिहार बोर्ड टॉप 10 में आना चाहते हैं, तो जितने सारे सब्जेक्टिव का हम अब तक करा दिए हैं सभी का चैप्टर वाइज आप लोग नोट बना लेंगे। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न जो है नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं ये सभी गैस क्वेश्चन होता है। ठीक है, और गैस क्वेश्चन ही आपको जो ये जितने सारे गैस किया हुआ है इनसे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को जम करके जरूर शेयर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या कहलाता है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं। राइट, ये आपको सवाल पूछ सकता है कि मानव विकास किसे कहते हैं, तो इसमें आपको सरल भाषा में आंसर देना है कि मानव विकास व्यक्तियों के स्थितियों को सुधारना ही जो क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग इसका परिभाषा को देखते हैं कि परिभाषा में क्या है कि मानव विकास व्यक्तियों और समुदाय की अच्छी स्थिति में सुधार करने वाला प्रक्रिया है। ये क्या है, मनुष्य के क्या व्यक्तियों और समुदाय की अच्छी स्थिति में सुधार करने वाला प्रक्रिया है। ये एक विस्तृत अवधारणा है जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है, जिसमें जैसे शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में, सेवा में, आर्थिक अवसर और साथ में सामाजिक और राजनीतिक इन क्षेत्रों में क्या सुधार करना ही जो क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। तो मानव विकास आप समझ गए, मानव विकास। उसके बाद आपका नेक्स्ट इसका पॉइंट हम लोग देखते हैं। आपको अगर पूछा जाएगा तो आपको इसी तरह का ही सरल भाषा में आंसर देना है। यह समस्त मानव जीवन और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के साथ सामाजिक और व्यक्तिगत विकास को विस्तृत करने और गरीबी और असमानता को दूर करने का उद्देश्य है। ये इसमें क्या है कि यह समस्त मानव जीवन और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए। राइट, और साथ में क्या आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत विकास के साथ सामाजिक व्यक्ति और विकास को विस्तृत करने और गरीबी और समानता को दूर करने का उद्देश्य है। क्या है, यानी मानव विकास। ठीक है, और अंत में मानव विकास का उद्देश्य समाज में क्या है, यानी समानता, साथ में क्या न्यायवाद, ये बनाता है कौन, मानव विकास। राइट, चलिए तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत सरल भाषा में इसका जो है परिभाषा दिया हुआ था, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, क्या कहलाता है कि मानव विकास के प्रमुख घटक का नाम बताइए। देखिए, मानव विकास के प्रमुख घटक जो है क्या है, 4 है। कितना है, मानव विकास के प्रमुख घटक जो है कितने, 4 है। पहला इसका क्या है, समता, सतत पोषणीयता, उसका क्या उत्पादकता, सशक्तिकरण। राइट, ये 4 पॉइंट है, तो हम लोग इस चारों पॉइंट को अच्छे से हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें क्या है, समता, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रति जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के अंतर होने के बावजूद भी सभी को उपलब्ध अवसर तक समान क्या यानी समान पहुंचना प्रदान करना। यानी चाहे व्यक्तिगत जाति पाति जात पात या किसी भी ऊंच नीच होते हुए भी सबको क्या यानी समानता या सबको यानी समान अधिकार मिलना है, समान हर चीज में उसको क्या समानता मिलना ही जो क्या कहा जाता है, समता कहा जाता है। अब देखेंगे इसमें क्या है कि अगर समान पहुंचना प्रदान करना, भारत में बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ने वाले बच्चे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ये बात सही है बिल्कुल। अगर जहां आपके देखिएगा आप, अगर गांव के बच्चे जो है क्या होते हैं, नगर के बच्चे से एजुकेटेड में जो है एजुकेटेड कम होते हैं। क्यों, इसीलिए क्योंकि वहां जो क्या है यानी सुविधा होते हैं, उसके बाद स्थिति उसका क्या संसाधन होते हैं, और जिसके माध्यम से वो लोग वहां पढ़ पाते हैं। और गांव के बच्चे में क्या स्कूल, कोचिंग, कॉलेजेस, इन सारी चीज को दिक्कत होता है उसको। ठीक है, तो वहां जो स्थिति किसी का आर्थिक स्थिति नहीं होता है कि वो स्थिति अच्छा नहीं होता है कि वो अच्छे कॉलेज या अच्छे स्कूल या कोचिंग क्लासेस ले सके। ठीक है, तो ये जो होता है यानी क्या आर्थिक रूप से पिछड़े समूह से संबंधित है। यह इंगित करता है कि लोगों को पसंद उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर सीमित हो जाता है। राइट, अगर आपका जिसका अगर स्थिति अगर क्या आर्थिक स्थिति अच्छा रहता है तो वो अच्छा कोचिंग क्लासेस लेते हैं और वो अपने क्या होता है नहीं सुधार लाता है अपने आप में। ठीक है, तो ये जो है क्या है यानी समता का अर्थ समझ रहे हैं ना,
चलिए आगे हम लोग देखेंगे दूसरा, ये जो है मानव विकास के प्रमुख 4 घटक है। अगर समता अगर रहेगा तो मानव विकास बहुत तेजी से होगा। सबको समान लेके चलना है, ऐसा नहीं कि जो अमीर है तो अमीर का बच्चा ही सिर्फ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, सबको यानी साथ में, ठीक है, चाहे उसका स्थिति कैसा भी हो। चलिए दूसरा क्या है, सतत पोषणीयता। क्या दूसरा, इसमें अगर मानव विकास में अगर हम लोग ज्यादा तेजी से ग्रो करना चाहेंगे तो इन चारों पॉइंट को हम लोग को फॉलो करेंगे, तब जो है बहुत जल्दी से ग्रो होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्या, सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता में क्या है कि सतत पोषणीयता का अर्थ है क्या, समय के साथ भले ही सरकार और समाज बदल जाए, भले ही सतत पोषणीयता का अर्थ होता है कि समय के साथ भले ही सरकार और समाज बदल जाए, लेकिन संसाधनों की उपलब्धता में क्या है, नहीं चाहे जनसंख्या में परिवर्तन हो जाए या जनसंख्या बड़ा हो जाए, इससे कोई मैटर नहीं रखता है। इसमें यह मैटर रखता है कि लेकिन संसाधनों की उपलब्धता में पर कमी किसी भी पीढ़ी में नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी संसाधन में जो है कमी नहीं होना चाहिए, ताकि फ्यूचर आने वाले पीढ़ियों को जो इसमें इसकी वजह से उसको कमी ना हो, ठीक है। तो इसमें जो क्या कहलाता है सतत पोषणीयता, यही है, चाहे भले ही सरकार बदल जाए, समाज बदल जाए, समय के साथ सरकार समाज हर तरह से सब बदल जाए, लेकिन संसाधन में कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए किसी पीढ़ी में नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन, राजनीतिक, सशक्तिक, कॉर्पोरेशन, प्रशासन आदि जैसे किसी भी संसाधन का दुरुपयोग करने से आने वाली पीढ़ियों के लिए कम अवसर पैदा कर सकता है, ठीक है। इन चीजों का हम लोग को जो है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पानी पता है कि पानी का भी जो है आपको दोहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले पीढ़ियों के लिए जो है संकट होगा। साथ में क्या है, पेड़ पौधा भी लगाना चाहिए, क्योंकि इससे जो आने वाले जो अभी देख रहे हैं, आपको पता होगा कि पहले जो है गांव में जो है टेम्परेचर जो है कम होता है, लेकिन इस बार का अपना बिहार का रिकॉर्ड हो गया है कि कभी जो है अपना पूर्णिया जिला में कभी 40 तो प्लस क्रॉस किया ही नहीं था, लेकिन इस बार 45 तक चला गया था। तो इसका रीजन यह है कि क्या पेड़ हमें और आपको मिल करके लगाना है, ठीक है, एनवायरमेंट को जो अच्छे रखना है। तो इसके लिए जो हमें क्या है नहीं उसका पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है अभी घर बनाने के लिए, कल कारखाना फैक्ट्री वगैरह खोला जा रहा है। तो इन चीजों को जो हम लोग को यानी सुधार लाना है, ताकि आने वाले पीढ़ियों को जो है उसका जो दुरुपयोग से उसको कमी ना महसूस हो, राइट। तो इसमें क्या है, सतत पोषणीयता का अर्थ हम लोग क्या है, यानी हम लोग भले ही किसी तरह का भी यानी परिवर्तन हो जाए, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए किसी प्रकार का यानी क्या यानी उपलब्ध है, उसको कमी ना महसूस हो, ठीक है। चलिए ये चीज आपको हो गया, पीढ़ियों के लिए कम अवसर प्रदान करता है। अगर संसाधन का हम लोग दुरुपयोग करेंगे तो आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या होगा, ये संकट का सामना करना पड़ेगा, यानी। चलिए आगे देखेंगे, उदाहरण के लिए यदि कोई विशेष समाज लड़कियों की वर्तमान पीढ़ी को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता है, यानी अनुमति अगर वर्तमान में, अगर ये उदाहरण आपको बता रहे हैं कि लड़कियों को वर्तमान पीढ़ी को शिक्षा प्राप्त करने की अगर अनुमति नहीं देता है, तो वर्तमान पीढ़ी की लड़कियां दूसरे पिछड़े रहेंगे, साथ ही युवा होने पे हुए अनेक अवसरों से वंचित रह जाएंगे, राइट। यानी अगर उसको हम लोग पढ़ने का अगर फ्रीडम नहीं देते हैं, तो उससे क्या होगा, वो पिछड़े रहेंगे और युवा होने पे वो अनेक अवसरों से वंचित रह जाएंगे। अतः प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर प्रदान करना मानव विकास का यानी घटक है, ठीक है। अगर हम लोग इस पीढ़ी में अब हम लोग अगर सब चीज का जितने सारे संसाधन है प्राकृतिक, उन सभी को अगर हम लोग यूज कर लेते हैं, तो बताइए हम लोग से आने वाले जो लोग होंगे या हम लोग फ्यूचर में जो जितने सारे आएंगे, तो उसके लिए क्या होगा, संकट होगा। तो इसमें जो है क्या है कि ये जो समान देना है, यानी सतत पोषणीयता, ठीक है, यानी इसको समान अवसर प्रदान होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सतत पोषणीयता के बारे में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे आ गया है, उत्पादकता, ठीक है। अब उत्पादकता हम लोग समझेंगे। उत्पादकता का अर्थ क्या होता है, ज्ञान और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाकर मानव उत्पादकता में वृद्धि करना। यानी मानव उत्पादकता, अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप दो फ्रेंड पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं स्कूल कॉलेजेस, ठीक है। तो एक फ्रेंड क्या होता है कि उसका स्थिति में क्या है, खराब है, उसका स्थिति खराब होने के कारण वो क्या करता है, पढ़ाई को यानी ब्रेक कर देता है, ठीक है, छोड़ देता है। और एक क्या, उसका फ्रेंड क्या पढ़ता भी है, साथ साथ में पढ़ता भी है, और वो जो है क्या करता है, यानी पढ़ाई छोड़ करके कोई मजदूरी करने लगता है, जहां उसको 5 से 6 हजार रुपया यानी मंथ मिलता है, ठीक है। 5 से 6 हजार रुपया अपने पापा के साथ काम करता है, उसको 5 से 6 हजार रुपया मंथ मिलता है। अगर वहीं अगर क्या करता है, जो लड़का मतलब पढ़ाई करता है, साथ में वो कहीं अच्छे से मतलब स्किल, कोई कंप्यूटर या किसी प्रकार का स्किल करके वो कहीं बगल के आसपास के कैफे या कहीं भी जाकर के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाता है, तो उसका 20 हजार पर मंथ यानी उसका सैलरी होता है। तो ये जो है क्या कहलाता है, उत्पादकता अर्थ है क्या, ज्ञान और शौक सुविधा को बढ़ाकर क्या करता है उसमें, यानी मानव उत्पादकता में वृद्धि करना ही जो क्या कहला जाता है उत्पादकता। आपको समझ में आ रहा है ना, कि हम लोग यानी क्या ज्ञान का, शिक्षा का उपयोग करके हम अपने आप को यानी डेवलप करते हैं,
हैं तो इसी को ही जो क्या कहा जाता है, उत्पादकता कहा जाता है। और ये कहा यहाँ 5,000 यानी नहीं पढ़ने की वजह से ये 5,000 रुपया मंथली कमाएगा, और वहीं जो एजुकेटेड रहेगा वो 20,000। तो ये भी क्या है, एक उत्पादकता के अंतर्गत आएगा। हम लोग उपयोग करके उसको जो हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति, क्योंकि यह जनसंख्या ही है जो अन्य संसाधनों का उपयोग करती है। देश अपने लोगों के लिए जाना जाता है, ना कि सोने जैसे संसाधनों के लिए। उत्पादक जनसंख्या राष्ट्र को महान बनाती है, राइट। ये भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग सशक्तिकरण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, चौथा पॉइंट आपको बता रहे हैं। आपको बताया ना कि ये जो मानव विकास के चार प्रमुख जो है, चार घटक है। पहला सतत पोषणीयता बता दी आपको, उत्पादकता ही बता दी। अब हम लोग बात करते हैं सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है, देखिए सशक्तिकरण के बारे में हम लोग पहले समझेंगे। सशक्तिकरण का अर्थ है क्या, विकल्प चुनाव करने की स्वतंत्रता, यानी विकल्प, यानी बहुत सारा आपके सामने विकल्प हो, उसको चुनाव करने की आपको फ्रीडम है, ठीक है, फ्रीडम है। इसी को ही जो क्या कहा जाता है, यानी शक्ति होना, यानी फ्रीडम हो या शक्ति होना। सशक्तिकरण स्वतंत्रता और क्षमता बढ़ाने से आता है। यानी सशक्तिकरण कब आएगा, आपका क्षमता रहेगा, आपके पास विकल्प रहेगा, तो उससे आपके अंदर क्या होगा, मतलब क्या, क्षमता बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ने से आता है। और ये स्वतंत्रता और क्षमता बढ़ने से आता है। और सुशासन और केंद्र नीतियों की सशक्तिकरण का उपकरण है। तो ये सशक्तिकरण आप लोग इसको भी अच्छे से जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्या मानव विकास के चार स्तंभ कौन कौन सा है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे। तो समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, जो अभी आपको बताए, ठीक है। चलिए तो ये जो आपको वहां पूरा फुल बता दिया, एक्सप्लेनेशन के साथ बताएं। चलिए आगे हम लोग देखें मानव विकास के दो मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं, यानी मानव विकास के दो मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। तो इसमें आपको हम बताएंगे मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र का नाम, ठीक है। तो देखिए मानव विकास के दो मूलभूत क्षेत्र, तीन मूलभूत क्षेत्र हैं। मूलभूत बुनियादी क्षेत्र निम्नलिखित है, ठीक है। पहला क्या, संसाधनों तक पहुंच, क्या है, संसाधनों तक पहुंच। दूसरा इसमें क्या है, स्वास्थ्य। तीसरा क्या है, शिक्षा। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करते हैं क्या, संसाधनों तक पहुंच। पहला पॉइंट इसमें क्या बात करें हम लोग, संसाधनों तक पहुंच, ओके। चलिए तो देखिए इसमें मानव विकास की तीन क्षेत्रों में से एक है जो लोगों की, यानी संसाधनों तक पहुंच, क्या है, मानव विकास की तीन क्षेत्रों में से एक है जो लोगों की, यानी क्या, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के परवाह किए बिना संसाधनों की पहुंच प्रदान करके उनकी विकल्प को बढ़ाता है। यानी मानव विकास की तीन क्षेत्र में से एक लोग है संसाधनों तक पहुंच, मतलब क्या, चाहे आर्थिक स्थिति खराब हो, सामाजिक स्थिति खराब होते हुए बिना परवाह किए हुए उन तक, यानी ये संसाधन पहुंचाना ही जो क्या कहला जाता है, संसाधन तक पहुंच ही होगा, ठीक है। अगर संसाधन वहां तक पहुंच प्रदान करके उनकी विकल्प को बढ़ाता है, ठीक है, उसका विकल्प को बढ़ाता है, यानी ऑप्शन को बढ़ाता है काम करने का, तो ये जो है आपका यानी संसाधन तक पहुंच का है। उसके बाद यदि संसाधन तक पहुंचे हैं तो गरीब लोग भी ज्ञान और अस्पताल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं और अपना खुद का व्यवसाय या नौकरी करते हैं जो वे चाहते हैं, ठीक है। तो संसाधन तक पहुंच, आप एक चीज याद रखिएगा, अगर देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको गांव और शहर के बारे में बताते हैं। देखिए गांव में होता क्या है कि संसाधन यानी पहुंच नहीं पाता है सही तरीके से, जो उसको यानी संसाधन पूरा मिल नहीं पाता है, जिसके रीजन से यहाँ के बच्चे जो है वंचित रह जाते हैं पढ़ने से। आप देखिएगा गांव के मुकाबले में शहर के बच्चे ज्यादा जो है एजुकेटेड ज्यादा होते हैं, इसीलिए क्योंकि वहां उसके पास संसाधन होता है। लेकिन हम लोग के पास गांव देहात में संसाधन पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज जो है कमी है। और यही संसाधन जो है संसाधन तक अगर पहुंच तक अगर हम लोग पहुंचा देंगे तो ये जो है क्या होगा, डेवलप होगा, क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है। ये जो आपको बता रहे हैं अभी हम आपको, ये संसाधन विकास के तीन बुनियादी क्षेत्र बता रहे हैं। विकास यानी डेवलप कैसे करेगा, यानी विकास कैसे करेगा, तो पहला पॉइंट आपको बता दिया क्या, संसाधनों तक पहुंच। विकास करने के लिए संसाधन हर जगह यानी पहुंचना चाहिए, चाहे किसी भी कितनों भी स्थिति उसका खराब हो, ठीक है, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी तक अगर संसाधन तक अगर पहुंचता है वहां तक अगर, तो वो क्षेत्र क्या होगा, डेवलप होगा, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्वास्थ्य। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्वास्थ्य। यानी स्वास्थ्य एक अवस्था, व्यक्ति ना ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ना कि ये वह ढंग से काम कर सकता है। इसलिए मानव विकास के लिए व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए। देखिए अगर व्यक्ति क्या होगा, अगर स्वस्थ होगा तो उसको कार्य करने में काफी मजा आएगा। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, कितनों भी उसको मतलब काम ला कर दो ये लेकिन वो करने वाला नहीं होगा, क्योंकि उसको सबसे पहले क्या होगा, उसका शरीर ही नहीं काम करेगा तो काम क्या ही करेगा, ठीक है। तो देखिए वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ना ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ना ही वो ढंग से कार्य कर सकता है। अगर एक पढ़े जो देखिए शिक्षा मतलब अध्ययन करने के लिए क्या चाहिए,
अध्ययन करने के लिए स्वास्थ्य चाहिए। आप बीमार हैं, आप बीमार के कंपेयर में अभी जो अच्छे हैं, आप अपने से रियलाइज कीजिए कि आपको पढ़ने का मन किस टाइम में ज्यादा करता है। आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि सर जिस टाइम हम ठीक रहते हैं, अभी जैसे हम स्वस्थ हैं तो अभी हमको पढ़ने का मन कर रहा है। अगर आपका तबीयत अचानक खराब हो जाएगा तो आपको पढ़ने का मन करेगा? नहीं करेगा, ये तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये चीज जो यही चीज को जो है क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य। यानी स्वास्थ्य जो है शिक्षा ना कि वह ढंग से काम कर सकता है, इसलिए मानव विकास के व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए। मानव विकास के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। चलिए तीसरा पॉइंट इसमें क्या? शिक्षा। एक शिक्षा बहुत बड़ा पॉइंट है किसमें? मानव विकास का। शिक्षा एक क्या है? एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने का चुनाव नहीं कर सकता है। यानी एक अशिक्षित यानी अनपढ़ बच्चा एक क्या कर सकता है? यानी वो इंजीनियर और डॉक्टर बनने का कल्पना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि शिक्षा का अभाव में उसकी विकल्प सीमित हो जाती है। शिक्षा के अभाव यानी शिक्षा के कारण वो जो है, शिक्षा के कारण क्या उसका विकल्प जो है क्या हो जाता है? मतलब विकल्प सीमित हो जाता है, उसके पास विकल्प नहीं होता है वो, ठीक है। अगर वह व्यक्ति गरीब और अशिक्षित दोनों है, अगर व्यक्ति गरीब और विकसित दोनों है, तो वह उन्हीं अपनी आजीविका मतलब क्या आजीविका के लिए मजदूरी के रूप में काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मजदूरी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अपने जीवन यापन के लिए। अतः शिक्षा मानव विकास का एक क्षेत्र है। इससे यह है कि शिक्षा जो है मानव विकास का क्या है? एक क्षेत्र है। अगर ये 3 पॉइंट होगा तो मानव विकास बहुत तेजी से होगा। संसाधन तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है। आगे देखेंगे, इसलिए संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा मानव विकास के प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि वे लोग की पसंद को बढ़ाते हैं और उन्हें एक सभ्य जीवन जीने का क्या सक्षम बनाते हैं। एक सभ्य जीवन जीने का, एक अच्छे जीवन जीने का एक क्या करता है? ये हमें प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, तो ये मानव विकास तो आप लोग बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। अब मानव विकास के 4 प्रमुख उपागम के नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एमवीवीआई आपका जितने सारे क्वेश्चन लेके आए ये सभी एमवीवीआई है। मानव विकास के 4 प्रमुख उपागम का नाम लिखिए। देखिए इसमें क्या है कि मानव विकास के उपागम, मानव विकास की अवधारणा गतिशील है। मानव विकास का किस रूप में अध्ययन किया जाए या अध्ययन का आधार क्या हो, मानव विकास उपागम कहलाता है, ठीक है। मानव विकास का मतलब आधार क्या हो, अध्ययन क्या हो, ये जो है अध्ययन किया जाए और अध्ययन का मतलब आधार क्या हो, ये मानव विकास का उपगम कहलाता है। इस समस्या के प्रति सभी लोगों का एक समान दृष्टिकोण नहीं है। सभी का क्या है? इसको लेकर के सभी का एक तरह का मत नहीं है, इसमें सभी का अलग अलग है। इसलिए पहला इसमें 4 महत्वपूर्ण उपागम बताया है। पहला क्या उपागम क्या है? आय उपागम। पहला पॉइंट क्या है इसमें? आय उपागम। अगर आय उपागम मानव विकास का सबसे प्राचीन उपागम है। इस उपागम में मानव विकास को आय के संबंध में देखा जाता है। यानी क्या देखा जाता है? आय उपागम मानव विकास का सबसे प्राचीनतम उपागम है। इस उपागम में मानव विकास के आय से संबंध देखा जाता है। इस उपागम में यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक हो तो उसका विकास क्या स्तर क्या होगा? उच्च होगा, राइट। अगर व्यक्ति का क्या आय अगर उच्च होगा तो उसका विकास का स्तर भी क्या होगा? उच्च होगा, ठीक है। अर्थात आय स्तर व्यक्ति द्वारा उपभोग की जा रही है स्वतंत्रता या अवसरों के स्तर को प्रक्षेपित करती है। अगर हम आपको बता दें, अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई कार्य करना होता है, ठीक है, अगर मान लो अगर आप स्टडी ही कर रहे हैं, ठीक है, आप स्टडी कर रहे हैं, आपके पास क्या है? पैसा नहीं है, ठीक है, और आप क्या स्टडी कर पाएंगे? बड़े बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो ये क्या है आपका? यानी ये आय अगर रहेंगे तो आप आय क्या है? यानी आपका जो उच्च मतलब क्या होगा? यानी ये जो व्यक्ति के यानी स्तर को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये था आपका यानी आय उपागम। दूसरा क्या है? ये दूसरा पॉइंट क्या है? कल्याण उपागम। कल्याण उपागम क्या है? ये उपागम सरकार द्वारा मानव कल्याणकारी कार्यों में अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने पर बल देता है। यानी सरकार जो है क्या करता है? यानी समाज में सुधार यानी कल्याण करने के लिए, ठीक है, जैसे बेरोजगारी वगैरह जितने सारी चीजें, इन सभी चीजों में सुधार करने के लिए जो है मतलब क्या करते हैं? सरकार इन क्षेत्रों पर जो है क्या काफी रुपया खर्च करते हैं, ठीक है। अधिक व्यय करके मानव के मतलब विकास के स्तर को वृद्धि करने के लिए इन पर जो है बल देते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों को अधिक से अधिक क्या लाभ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। इससे क्या होता है? लोगों को लाभ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। इससे उपागम में लोग केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में होते हैं, अर्थात इसमें मानव को लाभार्थी सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अतः कल्याण उपागम मानव विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख सुविधा पर उच्चतर सरकारी वे पक्षपाती है। तो इन सभी चीजों का जो इसमें क्या करते हैं? सरकार के द्वारा जो है सुविधा देने के लिए जो उस पर क्या करते हैं? यानी खर्च करते हैं। कल्याण उपागम के अंदर क्या होता है? सरकार खुद जो इन्वेस्ट करके किसमें यानी जो जनताओं के लिए जो क्या करते हैं? इन सभी चीजों का अवसर प्रदान करते हैं, राइट। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्या? आधारभूत आवश्यकता उपागम। तीसरा पॉइंट क्या है? आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
यानी ILO ने प्रस्तावित किया था कि इसमें 6 न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं जैसे क्या होगा, यानी जैसे ये आधारभूत आवश्यकता में क्या इसमें आधारभूत आवश्यकता उपागम के अंदर क्या इस उपागम के को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने प्रस्तावित किया था कि इसमें 6 न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके बाद क्या भोजन, जलपूर्ति, स्वच्छता और क्या आवास की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इसमें आधारभूत आवश्यकताओं में इन चीजों पर से सबसे अधिक जो है जोर दिया गया है। अतः उपागम मानव विकल्पों के प्रश्नों की उपेक्षा करता है और परिभाषित वर्गों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के को महत्वपूर्ण मानता है। इन सभी चीजों को जो इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है किसके अंतर्गत, आधारभूत आवश्यकता उपागम के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम लोग क्षमता उपागम। देखिए क्षमता उपागम जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने महत्वपूर्ण स्थान दिया था कि इसमें उपागम संसाधनों की मानव तक पहुंच की क्षमता में वृद्धि करने पर जोर दिया जाए, अर्थात मानव विकास की पूंजी मानव संसाधन प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि करने में ही जो है ये क्या नीति है, ये क्षमता उपागम इसी को कहा जाता है कि संसाधन को जो है मानव तक पहुंचने में जो उपागम संसाधनों को मानव तक पहुंचने में क्षमता में वृद्धि किया जाए। यानी कोई जो आप मान लो जो सुविधा अभी अगर नगर निगम में है वो नगर पंचायत में नहीं होगा, सॉरी मतलब ग्राम पंचायत में नहीं होगा, तो वो चीज तक यानी उसमें कैसे पहुंचे उसमें वृद्धि करने के लिए ही जो इसको क्या कहा जाता है, वृद्धि करने के लिए इसको क्या कहा जाता है, क्षमता उपागम। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल बताया हम उस चीज का। ठीक है, आप उस चीज को इसमें नहीं मानिएगा कि सर आप वहां उसका एग्जांपल ये इसका क्यों बताया, तो हम आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं कि संसाधन को यानी पहुंचाना सभी तक। ठीक है, तो ये जो है क्षमता उपागम कहलाता है, उसमें वृद्धि करेंगे तब ना पहुंचेगा। चलिए अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक से के माप 3 प्रमुख क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। देखिए मानव विकास सूचकांक के माप के 3 प्रमुख क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। मानव विकास के 3 अंक है, जो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और क्या आय, तथा मानव विकास सूचकांक की गणना 4 संकेतों से किया जाता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशी, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और क्या होगा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा की जाती है। इसकी गणना 0 से 1 के बीच की जाती है। तो देखिए मानव विकास सूचकांक में आपको बिल्कुल आयुप आपको समझ में आ गया होगा कि मानव विकास सूचकांक की गणना 4 संकेतों को जन्म के समय में से क्या होता है, यानी जीवन प्रत्याशा, स्कूल शिक्षा और औसत वर्ष स्कूल शिक्षा, अपेक्षित वर्ष और क्या होगा प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है 0 से 1 के बीच की जाती है। राइट, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि मानव विकास सूचकांक की गणना किन घटकों से की जाती है। मानव विकास सूचकांक की गणना किन घटकों से की जाती है। मानव विकास सांकेतिक गणना भौतिक तथा मतलब क्या अभौतिक दोनों घटकों के आधार पर की जाती है। देखिए मानव विकास के संकेतों की गणना क्या किया जाता है, भौतिक रूप से भी और अभौतिक रूपों से भी की जाती है। इसमें भौतिक घटक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद आ जाएगा, राइट। उसमें क्या आ जाएगा, अभौतिक घटक के रूप में क्या आएगा, शिशु मृत्यु दर आ जाएगा, जीवन की संभाव्यता, उसका शैक्षणिक क्या प्राप्तियां आदि को लिया जाएगा है। ठीक है, उसमें हम इसको फिर समझते हैं आगे कि मानव विकास सूचकांक एक सूचकांक है, उसका उपयोग देशों के विकास के आधार पर रखने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक से यह पता चलता है कि कौन सा देश विकसित है और विकासशील है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है मानव विकास सूचकांक से कि कौन सा देश जो है क्या विकसित है और कौन सा देश अविकसित है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा मानव विकास सूचकांक में जो है सबसे प्रथम स्थान पर कौन है, पहला स्थान पे नॉर्वे, जो कई वर्षों तक जो है ये लगातार जो है क्या है, यानी नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। चाहे उसमें शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, हर क्षेत्र के मामले में क्या होता है, यानी उसका जो है क्या है, यानी जो उच्चतम है उसका स्तर जो होता है, यानी उच्चतम अगर उसका स्तर अगर उच्चतम होता है तो वो क्या है, उसका मतलब मानव सूचकांक जो है अच्छा है। ठीक है, जिसका मानव जो जिस उन सभी चीजों का अगर अच्छा रहने वाला है, यानी जो जैसे शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, ठीक है, इन क्षेत्रों में अगर क्या होगा उसका स्थान अगर उच्च हो रहा है तो उसका जो है मतलब क्या होगा, सूचकांक आगे आएगा। जैसे कि आपको नॉर्वे का पता होगा, नॉर्वे जो है लगातार कई वर्षों से प्रथम स्थान पर आता है और अपना भारत अभी वर्तमान स्थिति में शायद 131 या कुछ होगा, अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ दिन पहले के देखे थे कि 129 था। तो अभी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, मैं बता दूंगा फिर कल के क्लास में कि क्या है अभी वर्तमान में स्थिति क्या है अपना भारत का। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में। चलिए, तो इससे ये ज्ञात होता है कि जो है देश क्या विकास करता है या विकासशील है या विकसित या अविकसित है, इन चीजों के बारे में हमें यहाँ जानकारी प्राप्त होने वाला है। राइट, तो यानी किसके माध्यम से, मानव विकास सूचकांक के माध्यम से। चलिए, तो बिल्कुल ये आप हो गया। अब वृद्धि विकास में अंतर स्पष्ट करें। देखिए वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट हम लोग करेंगे, ये जो है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वृद्धि और विकास को हम लोग समझेंगे। ओके, तो देखिए वृद्धि और विकास में हम दो कॉलम, एक वृद्धि और एक विकास का हो गया। तो देखिए इसमें क्या है कि वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन है,
वृद्धि जो होता है सिर्फ क्या होगा आपका, यानी शारीरिक परिवर्तन करेगा, ठीक है। और ये जो होगा विकास जो में शारीरिक और मानसिक और क्या व्यवहारिक परिवर्तन होता है। इससे क्या होता है, शारीरिक, मानसिक और साथ में व्यवहारिक परिवर्तन होता है। उसके बाद हम लोग क्या, वृद्धि मात्रात्मक होती है, दूसरा क्या, विकास गुणात्मक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होता है। वृद्धि क्या होता है, एक निश्चित समय तक होता है, एक सीमा समय होता है, उसका सीमा होता है, वहीं तक होगा। और क्या, एक विकास जो जीवन पर्यंत तक चलने वाला है, ठीक है। विकास जो हमेशा डेवलप होते रहेगा। ओके, चलिए, मानव विकास में वृद्धि कोशिश विभाजन से होती है, ठीक है। यानी मानव वृद्धि कोशिका विभाजन से होती है, और विकास वातावरण के साथ परिपक्वता व अंतक्रिया से होता है, राइट। आगे हम लोग देखेंगे इसका 5वां पॉइंट, वृद्धि विकास का एक एक क्या भाग है, क्या है, वृद्धि विकास का एक भाग है। विकास एक व्यापक क्षेत्र है, विकास एक क्या है, एक व्यापक क्षेत्र है, और वृद्धि विकास का एक भाग है, यानी विकास का ही टुकड़ा जो है क्या है, यानी वृद्धि है। तो ये चीज आपको अभी जो हम ये जितने सारे क्वेश्चन अभी आपको करवाए हैं, सभी बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो आई होप आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको समझने में परेशानी या दिक्कत हुई है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को जो भी है हेल्प हो पाएंगे। और जो बच्चा अभी तक अगर आप लोग नोट्स नहीं लिए बिहार बोर्ड स्टडी ऐप में जाकर के, तो आप लोग नोट्स को ले लीजिए, क्योंकि ये नोट्स आपको 999 रुपया का नोट्स जो आपको फ्री में मिल रहा है आपको, ठीक है। बस आपको क्या करना है, लक्ष्य बैच को आपको सिर्फ परचेज करना है। लक्ष्य बैच जिसका प्राइस जो है आपको 900 मतलब 2999 रुपया है, जो आपको मात्र अभी 499 रुपया में मिल रहा है, ठीक है। तो ये बैच में आपको इन सभी चीजों का सुविधा दिया जाएगा, डेली लाइव क्लासेस, नोट्स, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारा चीज जो है आपको यानी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको काफी हेल्प होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आप लोग लाना चाहते हैं 450 अंक, तो आज ही ज्वाइन कीजिए आप लोग बिहार बोर्ड स्टडी, और नोट्स को आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। आप बहुत आसान तरीके से जो है रिजल्ट आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।